हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाला एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। आज के सेशन में जानने वाले कि 100 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल के पूछे गए थे वो कौन से टॉपिक से पूछे गए थे और कौन से पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर आप 2023 में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो इस एग्जामिनेशन के लिए और क्लियर करना चाहते हो तो आपको ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियसली किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हम लोग आज का सेशन डिस्कस करने वाले हैं आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है। सो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो 14 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था, ऐसे 3 पेपर हुए थे गए 3 शिफ्ट में। ठीक है, तो हमने एक पेपर अपलोड करा करके बाकी भी आपके 2 जल्दी से जल्दी अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो 14 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था 9 AM की शिफ्ट में, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। अगर आपने इसको नहीं देखा होगा तो इसको भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वेस्ट बंगाल के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा फायदा है। मैंने अभी हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर द वोल्टेजेस आर हाई एंड करंट आर टू बी इंटरप्टेड इज लो, द ब्रेकर प्रिफर्ड इज। देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जब हमारा वोल्टेज जो है वो हाई रहते हैं, ठीक है, और जो करंट हम लोग जिस को इंटरप्ट करना रहता है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर का, वो हमारा लो है। ठीक है, वोल्टेज हाई है लेकिन हमारा करंट लो है, तो उस केस में हम लोग कौन सा सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं? तो उस केस में हम लोग जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा सकता है कि कितने वोल्टेजेस तक वो ट्रिप कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं ये अप टू 66 किलो वोल्ट तक इसका रेटिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको ऑयल सर्किट ब्रेकर का भी पूछा गया तो ये भी आपको पता होना चाहिए 132 kV तक हम लोग यूज करते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की हम लोग बात की जाए तो हम लोग मैक्सिमम जो है 420 kV तक इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मैंने ऑलरेडी बता दिया। ओके, तो ये तीनों भी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। जब हमारा वोल्टेजेस हाई होता है, ये एप्लीकेशन ही है गाइस इसका। अगर हम लोग देखा जाए तो जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ना, इसका वोल्टेजेस और जब हाई रहते हैं और करंट जो हम लोग इंटरप्ट करना चाहते हैं ये लो रहते हैं, उस केस में हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन का ही उन्होंने क्वेश्चन बना के आपको दे दिया। ओके, अब देखिए, ये जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर रहता है काफी कबार, ठीक है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग ट्रैक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं, ये 15 kV तक रहता है जनरली। ठीक है, 15 किलो वोल्ट तक हमारा रह सकता है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो हम लोग ट्रैक्शन पर्पज के लिए इसको जनरली यूज करते हैं, तो बाकी भी चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थायराइड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, एक थायराइड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर, उसके अंदर ऑप्शन बताया गया, ब्लॉक्स द सर्ज वोल्टेज अपेयरिंग इन द लाइन, एब्जॉर्ब द सर्ज वोल्टेज अपेयरिंग इन द लाइन, ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस पार्ट फॉर द सर्ज अपेयरिंग इन द लाइन। तो ध्यान में रखिएगा, जो थायराइड टाइप लाइटिंग अरेस्टर है ये हमारा ऑफर करता है लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर अ सर्ज अपेयरिंग इन द लाइन। जो भी सर्ज आती है हमारी, ठीक है, हाई वोल्टेज सर्ज आती है, उसको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने का काम करता है थायराइड टाइप लाइटिंग अरेस्टर। अगर हम लोग जनरली इसको कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो ये अगर हमारी लाइन होगी, ठीक है, ये लाइन होगी हमारी, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्पार्क गैप्स रहते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। ओके ओके, और यहाँ पे क्या रहता है गाइस, यहाँ पे नॉन लीनियर रेजिस्टेंस रहता है। ये हो गया हमारा ग्राउंड, यहाँ पे रहता है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, और ये क्या होते हैं हमारे, ये स्पार्क गैप्स हम लोग ग्रेडिंग रेजिस्टेंस के हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ये मान लो इस तरीके से लाइन होती है, ये होता है हमारा थायराइड टाइप लाइटनिंग रेजिस्टर। इसका एक्चुअल स्कीमेटिक जो है हमने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, वो भी आप इसको अच्छी तरीके से जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली सर्च करिएगा थायराइड टाइप लाइटनिंग रेजिस्टर, या फिर अगर अपने यूपीपीसीएल का हमारा कोर्स ज्वाइन करके रखा होगा, उसका मैंने एक्चुअल जो स्कीमेटिक है वो आपको प्रेजेंट किया है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये अगर हम लोग बात किया जाए थायराइड टाइप लाइटनिंग रेजिस्टर है, ये हम लोग 240 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 0 to 25 एम्पियर हैज अ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ अ फुल स्केल रीडिंग। ठीक है, एक 0 से 25 एम्पियर तक का एमीटर है हमारे पास में, जिसका एक्यूरेसी है 1% का फुल स्केल रीडिंग पे। तो हमें पूछा गया था करंट इज मेजर्ड बाय दिस एमीटर इज 10 एम्पियर। अगर हमने 10 एम्पियर का करंट मेजर किया तो हमें पूछा गया कि लिमिटिंग एरर कितना रहेगा, परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई। ठीक है, अब देखिएगा इस यहाँ पे लिमिटिंग एरर का हमें वैल्यू पूछा गया। फुल स्केल रीडिंग कितना है हमारे पास में, 25 एम्पियर है, करेक्ट। ओके, इसका अगर बोला गया कि 1% निकालना है फुल स्केल रीडिंग का, ठीक है, तो 10% इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 1% हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, 0.25। ठीक है, 0.25 एम्पियर हमारा ये 1% हो जाएगा। अब देखिएगा
ट्रू वैल्यू कितना है हमारे पास में, जो हमारा मेजर किया गया वो है हमारा 10 एम्पियर का, तो हमारा लिमिटिंग एरर कितना हो जाएगा 0.25/10, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0.025 0.025 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0.025 काफ़ी सारे लोग ऑप्शन सी मार्क करके आएंगे, ये गलत हो जाएगा। ये हमारा डेसिमल में वैल्यू आ चुका है, हमें परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू रहेगा 2.5%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से गलतियाँ नहीं करनी, वो भी मैं आपको साइड बाय साइड चलाते रहता हूँ, ठीक है। देखिए लिमिटिंग एरर क्या होता है, अगर आपके मन में ऐसा डाउट आएगा कि ये लिमिटिंग एरर क्या होता है सर, ठीक है, ये होता है हमारा मैक्सिमम जो एरर होता है, मैक्सिमम अलाउएबल एरर होता है, जहाँ पे मेजरमेंट स्पेसिफाई की जाती है इन टर्म्स ऑफ ट्रू वैल्यू, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग एरर। ओके, तो ये क्या हमें बताता है, ये अगर हम लोग इसको दिखाना चाहे, ठीक है, इसको अगर हम लोग रेफर करना चाहिए, ये हम लोग ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू करते हैं। इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू, ये आपको एग्जामिनेशन में ध्यान में रखना होगा। ओके, सो इसी के साथ हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रू वैल्यू के साथ में है। अब देखिए ट्रू वैल्यू हमारे पास 10 एम्पियर है, ऐसा तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 10 एम्पियर ही मेजर करेगा, ये 0 से 25 तक है, तो 22 एम्पियर भी मेजर कर सकता है। दैट मीन्स ये वेरिएबल हो गया, ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा वेरिएबल एरर, अगर हम उसको डिफाइन भी करना चाहे तो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड बाय अ बैटरी विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 वोल्ट टू 660 जूल्स ऑफ वर्क। ओके, देखिए बोला गया है कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिलीवर होगा बैटरी के द्वारा, जिस जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट का है और वो कितना वर्क कर रहा है 660 जूल्स का। काफी सिंपल है, क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है W/V, ठीक है। इसी का मतलब क्या हुआ समझिएगा, इसी का मतलब क्या हुआ कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V टू वर्क डन W, ठीक है, जिसको हम लोग जूल्स में काउंट करते हैं, ये हो गया हमारा फॉर्मूला इसका W/V। सिंपल है, क्यू का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो W कितना है हमारे पास 660, ठीक है, V का वैल्यू कितना 110 वोल्ट 110, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये C मतलब क्या है, ये कूलम है गाइस, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर इज पॉजेस्ड बाय एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए आपको मैंने दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट बताए थे, एक तो रहता है हमारे पास में एब्सोल्यूट, ठीक है, दूसरा रहता है हमारे पास में सेकेंडरी में भी हमारे पास में आता है इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, और हमारे पास रिकॉर्डिंग आते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए इसमें तो सबसे पहले इंडिकेटिंग आता है, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं, उसके बाद इंटीग्रेटिंग भी आता है और उसके बाद हमारा रिकॉर्डिंग आता है। तो ध्यान में रखिएगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग डिवाइस भी रहता है, कंट्रोलिंग डिवाइस भी रहता है और डैम्पिंग डिवाइस भी रहता है। मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उसी दिन मैंने रिसेंटली क्वेश्चन आपको पूछा था कि इंडिकेटिंग जो है इंस्ट्रूमेंट में, या फिर हम लोग कह सकते इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं रहती, डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग या फिर डैम्पिंग नहीं। अब देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात किया जाए तो मान लो एमीटर है हमारा, ये होगा हमारा एमीटर। ओके, अब देखिए एमीटर में जो है हमारा एक पॉइंटर जो है एक स्टेडी स्टेट पे हमारे, ठीक है, इनिशियल स्टेडी स्टेट पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्केल है, मान लो या फाइनल स्केल है। ओके, इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए जो हमारा इनिशियल टॉर्क लगता है वो रहता है हमारे पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मान लो यहाँ पे हमारा पॉइंटर आ गया, यहाँ पे हमारा 10 एम्पियर का मेजर करना था, ठीक है, ये 0 से हम लोग मान लो 20 एम्पियर तक मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। अब देखिएगा इस पाथ पे ये जो इनिशियल पोजीशन थी ये हमारे इस पोजीशन पे आया, ठीक है, मान लो एक ही एक्सिस पे कनेक्ट रहता है, ठीक है, ये इस पोजीशन पे है। अब इसको यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में अगर हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दे दिया तो ये यहाँ तक भी आ सकता है फाइनल स्टेट वैल्यू तक, लेकिन नहीं, इसको हमें कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है, वो जो रहता है हमारा इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क रहता है इसके बराबर, ठीक है, ये होता है हमारे पास में कंट्रोलिंग टॉर्क TC। अब देखिए जब हमारे पास में इधर से एक फोर्स लगा और एक इधर से फोर्स लगा तो ये होता क्या है कि पॉइंटर जो है ये ऐसा ऑसिलेट करता है इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे कभी दिखाएगा कभी यहाँ पे दिखाएगा, इसके बीच में ऐसा ऑसिलेट करते रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको हमें एक जगह स्टेडी स्टेट पोजीशन लाने के लिए हमें जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट थी वो थे हमारा डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है, वो रहता है हमारा डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। तो उसको हम लोग डैम्पिंग डिवाइसेस भी इसके अंदर रहती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाते हुए चल रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म एवरेज वैल्यू ऑफ वन फुल साइकिल इज। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म मतलब क्या है, जिसका पॉजिटिव
और नेगेटिव जो हमारे वेव फॉर्म्स है पीक वैल्यूज़, ठीक है, या फिर हम लोग सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। अगर हम मान लो वोल्टेज या फिर करंट है, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल में ये होता है हमारा पाई और ये हो गया हमारा ट्वाइस पाई, राइट। तो जो एक सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है तो इसका एवरेज वैल्यू एक फुल साइकिल के लिए 0 होगा, क्योंकि क्या है सिमेट्रिकल वेव जो है जैसे कि साइनोसाइडल वेव होगी तो उसका जो एवरेज वैल्यू या फिर हम लोग सकते हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बनता है, ठीक है। उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल अब देख सकते हैं इतना जो पोर्शन है ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है कंप्लीटली वो नेगेटिव हाफ साइकिल के बराबर है, इसलिए इसका जो एवरेज है वो हमारा 0 बन जाता है। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए पीक वैल्यू कौन सी थी, यहाँ तक हमारी पीक वैल्यू होते हैं, पीक टू पीक वैल्यू पूछा गया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पीक टू पीक वैल्यू होते हैं, राइट। इसके बाद में आता है हमारे पास में आरएमएस वैल्यू, देन आता है हमारे पास में एवरेज वैल्यू। इसको मैं अच्छी तरीके से बाद में भी समझा दूंगा गाइस, बट ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में टू कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस 2.5 माइक्रोफैरेड एंड C2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 120 प्लस माइनस 1.5 माइक्रोफैरेड, व्हाट इज द लिमिटिंग एरर ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। देखिए पूछा क्या गया है व्हाट इज द लिमिटिंग एरर, अगेन फिर से क्वेश्चन आ चुका है गाइस। अब देखिएगा इसको सारे एडअप कर देते हम लोग। जब दो कैपेसिटेंस हमारे कनेक्टेड है पैरेलल में, ओके, जब दो हम कैपेसिटेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड तो हम लोग डायरेक्टली एडिशन करते हैं उसका। दैट मीन्स अगर हम लोग C इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा C1, ठीक है, C1 प्लस C2, इसका एडिशन हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो उनके एरर्स है, ये जो बैंड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, एरर बैंड, वो भी इसका एडअप हो जाएगा इस केस में, ठीक है। प्लस माइनस ये हो जाएगा 2.4 प्लस 120 प्लस माइनस 1.5 माइक्रोफैरेड, सारे माइक्रोफैरेड में, ओके, ऑब्वियसली बात है, ये भी फर्स्ट भी माइक्रोफैरेड में और सेकंड भी माइक्रोफैरेड में, तो इसका जो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा 270, ठीक है। 150 प्लस ये 120 हो जाएगा हमारे पास 270 प्लस 2.4 प्लस 1.5 विल बी 3.9, ठीक है, ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पे जो लिमिटिंग एरर है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का, ये हो जाएगा सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस लिमिटिंग एरर, समझ रहे हो। इसी का मतलब हुआ कि जो हमारा लिमिटिंग एरर है ये हमारा 3.9 माइक्रोफैरेड है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 क्या है हमारे पास में, अ लिमिट स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयन वोल्टमीटर, a spring control moving iron voltmeter with a full scale deflection of 150 volt draws a current of 2 milliampere. What will be the meter reading if it draws a current of 1 milliampere? पूछा गया कि स्प्रिंग कंट्रोल हमारा मूविंग आयन वोल्टमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताया गया 150 वोल्ट, वो करंट कितना ड्रॉ करे 2 मिली एम्पियर का, तो उसमें मीटर की रीडिंग कितनी रहेगी अगर ये 1 मिली एम्पियर का करता है तो, ठीक है। डायरेक्टली हाफ मत कर देना गाइस, ऐसा नहीं कि 150 के लिए 2 है तो हमारे पास में 1 मिली एम्पियर के लिए इसका आ जाएगा 75, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा मूविंग आयन वोल्ट मीटर के लिए जो हमारा डिफ्लेक्शन रहता है, ठीक है, वो किस तरीके से रहता है, वो प्रोपोर्शनल रहता है हमारे स्क्वायर ऑफ करंट से, ठीक है, स्क्वायर ऑफ करंट से। अब देखिए इसके कंडीशन में हमारी हम लोग एक रिलेशन बना पाएंगे फिर कि V1 डिवाइड बाय V2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर डिवाइड बाय I2 स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट से, क्योंकि हमारा मूविंग आयन वोल्ट मीटर है इसलिए हम लोग इसमें दोनों भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। V1 अगर हम लोग मान लेते हैं 150 वोल्ट है, ठीक है, V2 कितना रहेगा ये हम लोग निकालना है हमें। करंट हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में कितना था 2 मिली एम्पियर था, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर विल बी 4, ओके, V2 विल बी इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 4, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 37.5 वोल्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इन अ सीरीज आरएल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स एंड इंडक्टर्स आर 3 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द अप्लाइड वोल्टेज। सिंपल है गाइस, देखिएगा हमारे पास में आरएल सर्किट है, ओके, ये इंडक्टेंस हो गया और रेजिस्टेंस हो गया, ओके। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स कितना है हमारे पास में 3 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस 4 वोल्ट है। अभी हमें क्या पूछा गया व्हाट इज द अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे हमने टोटल कितना वोल्टेज अप्लाई किया, ये ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल है कि कितना हो जाएगा V विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस का ड्रॉप कितना है 3 स्क्वायर डिवाइड प्लस 4 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर विल बी 9 प्लस 4 स्क्वायर विल बी 16, अंडर रूट ऑफ 25 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाता है 5 वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, इन अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क ये सारी टर्मिनोलॉजीज देखी है। अभी हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें पूछा गया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शन लेता है। इसके लिए काफी सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना होगा, टीडी विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, BINA, ठीक है, बीना। इसका इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अब देखिए जैसे डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। अब देखिए इसके इंडिविजुअल जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे बी होता है, ये हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, ये होता है हमारे पास में फ्लक्स डेंसिटी। आई जो कहलाता है ये होता है हमारे पास करंट, राइट, और हमारे पास में एन जो है ये हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट, और ए जो है ये होता है हमारे पास में एरिया। ओके, तो ये जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है आप देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पास ऑप्शन 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, विच मीन्स TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एज वेल एज N। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, विच अमॉन्ग दिस फ्यूज इज अ वेरी फास्ट इन ऑपरेशन। इन चारों फ्यूज में से सबसे ज्यादा फास्ट ऑपरेशन में कौन सा है, कौन सा सबसे ज्यादा क्विकली ऑपरेट होता है। देखिए अगर हम लोग किटकैट टाइप फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, HRC फ्यूज की बात किया जाए तो उससे भी ज्यादा हमारे पास सेमीकंडक्टर फ्यूज जो होता है, ठीक है, वो काफी फास्ट ऑपरेशनल होता है। ओके, अगर इसकी बात किया जाए बाकी, अगर हम लोग कंपैरिजन करते तो बाकी किटकैट, कार्ट्रिज और HRC फ्यूज से भी हमारे पास सेमीकंडक्टर फ्यूज का जो टाइमिंग है काफी कम रहता है, विद इन अ फ्रैक्शन में वो ऑपरेट हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर फ्यूजेस अवेलेबल। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ द करंट कॉइल एंड द पोटेंशियल कॉइल ऑफ अ डायनामोमीटर वाटमीटर इज इंटरचेंज। देखिए बोला क्या गया है, अगर हमारे पास करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट की डायनामोमीटर, अभी आप इस चीजों से आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका जो मेजरमेंट टॉपिक है अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, राइट। अब देखिए डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर की बात किया जाए तो वहाँ पे करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल अगर हमने इंटरचेंज कर दी तो क्या हो जाएगा। देखिए काफी सिंपल सा फंडामेंटल इसका एस्पेक्ट है कि इसका जो करंट कॉइल है वो डैमेज हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट में दो फिक्स कॉइल रहती है और एक जो है वो है हमारे पास मूविंग कॉइल रहती है। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन 1 के भी पूछा था। अगर हमारा जो करंट को पोटेंशियल कॉइल हमने इंटरचेंज कर दिया तो जो टोटल वोल्टेज है वो अप्लाइड किया जाएगा एज करंट कॉइल, ठीक है। जो टोटल वोल्टेज जो है, ठीक है, वो करंट कॉइल के अक्रॉस रहेगा क्योंकि हमने पोटेंशियल के अक्रॉस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, और इसी कारण उसका जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, वो काफ़ी लो रहता है। रेजिस्टेंस है उसका लो रहने के कारण हमारे पास करंट कॉइल जो है वो बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द आइसोलेटर्स आर यूज्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग। जो आइसोलेटर हम लोग यूज करते हैं, अभी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो आइसोलेटर जो है हम लोग नो लोड पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, इट इज अ नो लोड ऑपरेटिंग डिवाइस। तो जो कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग बोला गया है चार्जिंग करंट, वो उसमें चार्जिंग करंट को ब्रेक करने के लिए कैपेबल है। हालांकि नो करंट, फॉल्ट करंट तो हो नहीं सकता, नो करंट भी नहीं है, लोड करंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोलेटर हम लोग नो लोड कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। अब देखिए चार्जिंग करंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग सिस्टम को आइसोलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो इस केस में जो है हालांकि हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया बाय यूजिंग आइसोलेटर्स, बट इसमें जो है एक कुछ चार्जिंग कैपेसिटेंस होता है जिसके कारण चार्जिंग करंट सर्कुलेट हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी ऑपरेट कर रहा है पर्सनल, उसको चार्जिंग करंट उसके थ्रू डिस्चार्ज हो सकता है थ्रू द ग्राउंड, ठीक है, तो उसको भी क्या ब्रेक करने का काम जो है वो हमारा आइसोलेटर कर सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नो करंट आप आंसर करके मत आना, गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर ऑफ पेपर इंसुलेटेड केबल इज अबाउट। अब देखिए पेपर इंसुलेटेड केबल का सेशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके देख सकते हो गाइस। तो पेपर इंसुलेटेड केबल का मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, इन अ सीरीज RLC सर्किट इज ऑपरेटिंग अबाउ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, एक तो सीरीज RLC सर्किट रहता है, नहीं तो है हमारे पास पैरेलल रहता है। तो दोनों कंडीशन ध्यान में रखिएगा। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अबव है और बिलो है तो इस केस में जो है हमारा सर्किट किस तरीके से ऑपरेट करता है, पैरेलल में और सीरीज में, ये ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, द करंट देखिए अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
ओमेगा एन की ये हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर कह सकते हैं। तो हमारा करंट क्या करेगा, करंट लैग करेगा हमारे अप्लाइड वोल्टेज को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है इस ध्यान में रखना होगा, और पैरेलल में भी ये ध्यान में रखना होगा, इसकी जस्ट अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको काफी बार बता दिया कि जो हमारा इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे सुपरपोजिशन हमारा सिर्फ लीनियर के लिए होता है। ठीक है, जो थेवेनिन्स थ्योरम है, ओके, जो थेवेनिन्स थ्योरम है वो भी हमारा सिर्फ लीनियर के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये भी लीनियर के लिए, नॉर्टन्स भी हमारे पास लीनियर के लिए होता है। बट यहाँ पे जो है अगर ऑप्शन में ऐसा रहता है कि हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन है, तो दोनों भी लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ दिस। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक आध बार ऑप्शन नॉन ऑफ दिस आया तो आप मार्क नहीं कर सकते, तो काफी बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेलिंजेंस थ्योरम जो है वो हमारे सारे सर्किट्स के लिए भी अप्लाई होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट एनटीपी द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज। ठीक है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर पूछा गया है, तो वो हो जाएगा हमारा 30 किलो वोल्ट पीक पर सेंटीमीटर। ध्यान में रखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया तो अब नहीं पूछा जाएगा करके, तो डेफिनेटली आपको हर एक एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। Next question is the parallel plate capacitor has a capacitance of 10 microfarad. If the linear dimension of the plates are double and the separation between them is also double, has the value of capacitance would be। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है। अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का, ठीक है, तो वो क्या होता है, C इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन 0 A बाय डी। ओके, दे एप्सिलॉन क्या होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ए क्या होता है, ए होता है हमारे पास में एरिया। ओके, एंड डी इज व्हाट, डी इज द सेपरेशन, डी इज द सेपरेशन। अभी हमारे पास में दो कंडीशन बताई गई, हम लोग वन बाय वन सारे कंडीशंस को क्रॉस चेक करके देख लेते। इफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स आर डबल, ठीक है, अगर डायमेंशन जो है प्लेट्स की डबल करा दिया, ओके, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल, देन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी व्हाट। ओके, अब देखिएगा फर्स्ट कंडीशन में जो है हम लोग इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका जो वैल्यू रहेगा 10 माइक्रोफैरेड विच विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई डी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में क्या किया उन्होंने, डबल करा दिया। ओके, इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, C2 हम लोग लिख लेते हैं इसको, या फिर C न्यू, तो एप्सिलॉन 0 A2 डिवाइड बाय D2। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को, किससे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में 10 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास C2, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाय D डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कॉमन ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A2, ठीक है, डिवाइड बाय A2 नहीं, हमारा यहाँ पे डबल करा दिया गया, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ A डिवाइड बाय, मैं आपको 4 क्यों लाया ये भी बताने हो, ठीक है, डिवाइड बाय 2D। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको डायमेंशंस डबल कर दी, इसलिए हमने 4 कंसिडर करना पड़ेगा, ना कि 2। तो इसको अगर हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर लेते तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है, ठीक है, वो आएगा हमारे पास इक्वल्स टू 1/2, राइट। तो जो C2 का अगर हम लोग सॉल्व कर लेते तो काफ़ी सिंपल है, सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग आसान से। 10 × 2 विल बी इक्वल्स टू 20 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ फंडामेंटल अगर आपको फॉर्मूलाज याद होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो आप इसके इसी तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज, देखिए यहाँ पे बोला क्या, फेट, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, फेट, राइट। तो फेट में क्या होता है, लार्ज इनपुट इंपोर्टेंस होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिएगा इस फील्ड क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है, ठीक है, FET जो है, वो है हमारे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हम लोग इसको कहते हैं। अगर हम लोग BJT की बात किया जाए, ठीक है, तो हमारे करंट कंट्रोल होते हैं। ये बेसिक आपको ध्यान में रखना होगा। फेट में काफ़ी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी काफ़ी फास्ट रहती है BJT के कंपैरिजन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल इज व्हाट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस पूछा गया अंडरग्राउंड केबल में, वो कहाँ पे रहती है, वो मैक्सिमम रहती है हमारे कंडक्टर सरफेस पे, और मिनिमम रहती है एट द शीथ। ओके, यह हो गया हमारा कंडक्टर, इसकी डायलेक्ट्रिक, राइट। तो जो ये हो गया हमारे पास में सेंटर, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्लॉट भी करना चाहे,
इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ले तो ये हो जाएगा कैपिटल आर लिख सकते हैं, नहीं तो d/2, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये स्मॉल d/2। ठीक है, तो जो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये कुछ इस तरीके से बनता है, राइट। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको इस तरीके से, राइट। तो इस केस में आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है अंडरग्राउंड केबल का मैक्सिमम रहता है कंडक्टर सरफेस पे। ये जो हो गया, आई हैव टू चेंज द कलर, ये जो हो गया हमारा कंडक्टर सरफेस हो गया, ये रहता है हमारे पास में मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया हमारा, मान लो इसको जी मैक्स लिख लिया, और ये हो गया हमारे पास में मिनिमम। ठीक है, और ये जो शीट जो है, ये आउटर जो शीट दिखाई दे रहे बाहर की, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये मिनिमम इस पॉइंट पे, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा था, लेकिन आज मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया कि क्यों ऐसा होता है करके। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। मैंने काफी बार आपको टेबल के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया इस कोर्स के अंदर और भी बाकी भी जगह भी। ठीक है, कि जो इनपुट इंपिडेंस रहता है हमारे कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर का, देखिए 3 कॉन्फ़िगरेशन रहता है। एक तो रहता है हमारे पास में कॉमन बेस, दूसरा रहता है हमारे पास में कॉमन इमिटर, और तीसरा रहता है हमारे पास में कॉमन कलेक्टर। ओके, तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो किलो ओम्स के रेंज में रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक खास और बात जो है कॉमन इमिटर के बारे में जो आपको बताता हूँ, एग्जामिनेशन में पूछा था, अगर हमने यहाँ पे इनपुट कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो फेज शिफ्टेड मिलता है। ठीक है, ये फेज शिफ्टेड मतलब ये हो गया पाई, और ये हो गया हमारा 2 पाई। ठीक है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। तो आउटपुट जो है हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, if the P is the power of a star connected system, then what will be the power of an equivalent delta connected system? ठीक है, अगर हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो उसका जो टोटल पावर है P, तो इक्विवेलेंट हमारा उसी तरीके से सिस्टम डेल्टा में हमने कनेक्ट किया तो उसका पावर कितना रहेगा, वो 3P रहेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा, इसके रिलेटेड मैंने एक छोटा सा आपको टेक्निक भी बताया था, ये किस तरीके से होता है करके। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उसका इक्विवेलेंट डेल्टा पूछा गया था। ठीक है, अगर पी स्टार कनेक्टेड सिस्टम में हमारे पास में पी पावर कंज्यूम हो रहा है तो हमारे पास डेल्टा में 3 टाइम्स ऑफ एक्चुअल पावर देन द स्टार, ये होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा कौन सी अर्थिंग यूज की जाती है, तो वो होती है स्ट्रिप अर्थिंग गाइस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस आंसर मत मार्क करके आना। ठीक है, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग नहीं, स्ट्रिप अर्थिंग हमारी ट्रांसमिशन लाइन में यूज होती है। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। अब देखिए स्ट्रिप अर्थिंग क्या है, सिंपली आपको पूछा गया कि कहाँ पे यूज होती है, ट्रांसमिशन लाइन में। ये इसका क्या हो गया, एप्लीकेशन। तो आप ये नोट डाउन करके चलिएगा आपके डायरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स इट इज नेसेसरी टू नो। ठीक है, अब देखिए पोलैरिटी हमें पता करनी है वोल्टेज ड्रॉप के अक्रॉस के, रेजिस्टर्स के अक्रॉस। तो हमें क्या पता होना चाहिए गाइस, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है इसके डायरेक्शन, या तो करंट इस तरीके साइड से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन से हमारा करंट फ्लो हो रहा है उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इसका वोल्टेज की ड्रॉप की जो पोलैरिटी किस तरीके से बोला गया है, पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे जो वीडियो हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस में, रेजिस्टर्स के अक्रॉस में, उसकी पोलैरिटी पता करने के लिए हमें करंट की डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायमीटर d and the length L is R ohms. If the diameter of the conductor is half and the length is double, then the resistance will be। ये सेम क्वेश्चन जो है गाइस मैंने आपको हमारे यूपीपीसीएल के कोर्स के अंदर बता दिया। इसके अंदर जो 4 कंडीशंस आती है वो आप अच्छी तरीके से जाके समझ लीजिएगा। 4 भी कंडीशन मैंने एक्सप्लेन करा दिया। ठीक है, डायरेक्टली भी आपको इसका आंसर आप मार्क कर सकते हो। देखिए रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, राइट, रो एल डिवाइडेड बाय ए हो गया। तो इस केस में हम लोग 2 कंडीशन होगी। अगर फर्स्ट इसमें है, ठीक है, ये बेसिक रेजिस्टेंस है, फर्स्ट कंडीशन तो यही हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या बता दिया, जो डायमीटर है और लेंथ है, ठीक है, अगर डायमीटर हाफ कर दिया, डायमीटर्स विल बी इक्वल टू d/2, और जो लेंथ है वो हमने ट्वाइस एल कर दी। ठीक है, 2l कर दी। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखिए नए कंडीशन में हमारे पास लिख सकते हैं, अगर हमने d2 लिखा तो ये 0.5 टाइम्स ऑफ d1 हो गया, ये ओरिजिनल हो गया d1, और d2 हमारा नया है। ठीक है, L2 will be equals to, ठीक है, यहाँ पे हमने डबल कर दिया। ठीक है, ट्वाइस ऑफ L1, ये कंडीशन हमने लिख लिया। लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन सो दैट आप इसमें कंफ्यूज ना हो सको। ठीक है, नया रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओल्ड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L2 डिवाइड बाय L1 मल्टीप्लाइड बाय L1 मल्टीप्लाइड बाय D1 बाय D2। इस रिलेशन से हम लोग ये बना सकते हैं इसका होल स्क्वायर। इसको अगर आप कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो काफ़ी फंडामेंटल आंसर आता है। देखिए L2 की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे,
ट्वाइस ऑफ L1, ठीक है। D2 की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.5 ऑफ D1, तो ये D1 कैंसिल हो जाए, L2 और L1 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो जो R2 आता है वो 8 गुना बढ़ जाएगा हमारे ओरिजिनल से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन वहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नहीं तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एडेड इंप्योरिटीज। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में से कौन से आते हैं, गैलियम, आर्सेनिक, इंडियम, ठीक है, फॉस्फोरस, इनमें से कौन सा जो इंप्योरिटी है हम लोग यूज करते हैं एज ए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी टू क्रिएट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये हमारा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है गाइस, ठीक है। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग जब डोपिंग करते हैं, ठीक है, डोपिंग हम लोग जब करते हैं तभी एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। अब देखिए डोपिंग दो तरीके की जाती है, तो पेंटावैलेंट रहती है, ठीक है, नहीं तो हमारे पास में ट्राइवैलेंट रहती है। ट्राइवैलेंट से होल क्रिएट होता है, पेंटावैलेंट से हमारा इलेक्ट्रॉन का एक ज़्यादा एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है, तो उससे हम लोग ये बना सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। Next question is the critical temperature above which ferromagnetic material loses their magnetic property is known as, ठीक है। the critical temperature at which ferromagnetic material loses their magnetic property उसको हम लोग कहते हैं क्यूरी पॉइंट गाइस। ऑप्शन ए इसका काफी कबार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफार्मर कोर्स आर लैमिनेटेड विथ, देखिए ट्रांसफार्मर कोर जो है वो लैमिनेट रहते हैं, उसका क्या कारण होता है, देखिए इसके कारण क्या होता है, हम लोग एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। तो जनरली एडी करंट लॉसेस क्या होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है। ये एडी करंट लॉसेस जो सर्कुलेटिंग करंट लॉसेस होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक सिंगल कोर बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें एडी करंट लॉसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम लोग इसको थिन शीट ऑफ लैमिनेशन से बनाए थे, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा स्टैंपिंग जिस तरीके से रहते हैं वो, ठीक है, लाइक इस तरीके से, ओके, इस तरीके से शीट्स बनाए जाते हैं मल्टीपल। तो ये किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन स्टील के, ओके, सिलिकॉन शीट स्टील के। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन, ठीक है। बोला क्या कि जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की कब मैक्सिमम रहेगी, जब उसके आयन लॉसेज जो है हमारे इक्वल रहेंगे कॉपर लॉसेज के बराबर, ठीक है। जब पी आयन विल बी इक्वल टू PCU ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी, तब हमारी एफिशिएंसी जो ट्रांसफार्मर की वो मैक्सिमम रहेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कौन से वाइंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है, वो है हमारे लो वोल्टेज वाइंडिंग में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, काफ़ी सिंपल है, इस लो वोल्टेज वाइंडिंग में हमारा हाई करंट कैरी होता है, ठीक है। इसी के कारण हम लोग ये लो वोल्टेज वाइंडिंग में काफ़ी ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन केस ऑफ अ ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास 4 कंडीशन में, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जो डी वोल्टेज बाय टर्न्स है दोनों लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के वो इक्वल रहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका रेशियो किस तरीके से बनाते हैं, प्राइमरी वोल्टेज ऑफ डिवाइड बाय वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी VS विल बी इक्वल टू सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी करंट। ये अगर नहीं समझ में आता तो सिंपल है, ध्यान में रखिए, इसका करंट इनवर्स हो जाता है, V1 विल बी इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2 विल बी इक्वल टू, ठीक है, I2 डिवाइड बाय I1 विल बी इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N2। ध्यान में रखिए यहाँ पे सिर्फ करंट यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, सिंपल सा फंडामेंटल। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। जो हमारे वोल्टेज टर्न रहते हैं दोनों भी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के वो इक्वल रहते हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस ये जानना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज, देखिए नो लोड करंट जो है ट्रांसफार्मर का उसमें क्या रहता है, उसमें स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर रहता है, ठीक है। द नो लोड करंट ऑफ अ स्मॉल ट्रांसफार्मर हैज अ स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। नो लोड करंट जो है काफ़ी मैग्नीट्यूड में कम होता है और उसका पावर फैक्टर भी लो होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसका रेंज अगर हम लोग बताया जाए तो एक्चुअली ये 1.2 से लेके हम लोग कह सकते हैं 2.4 2.5 तक ये रहता है, ध्यान में रखिएगा इसका पावर फैक्टर की बात किया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटो ट्रांसफार्मर मेक्स इफेक्टिव सेविंग ऑन अ कॉपर एंड अ कॉपर लॉसेस व्हेन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर मेक्स इफेक्टिव सेविंग ऑन अ कॉपर एंड कॉपर लॉसेस व्हेन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज व्हाट, ठीक है। अब देखिएगा इस ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक सिंगल वाइंडिंग होते हैं, ओके, सिंगल वाइंडिंग होता है। इसमें क्या होता है, कॉपर सेविंग भी करते हैं हम लोग, ओके, और उसके कॉपर लॉसेस में भी हम लोग सेव कर सकते हैं। अगर हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहेगा, हम लोग कह सकते हैं N2/N1, ठीक है, जो हमारा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है नियर टू 1 रहता है, तब जाके हमारा ये मैक्सिमम हम लोग उसमें कॉपर लॉसेस
और हमारे पास सेव कॉपर, देखिए कॉपर हम लोग सेव कर सकते हैं और उसके जो हमारे कॉपर लॉसेज हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारा रेशियो जो है इक्वल टू 1 रहता है, तो नियर टू 1 रहता है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टर्स आर यूज्ड विद अ डीसी मोटर बिकॉज, ठीक है, स्टार्टर का इस्तेमाल हम लोग डीसी मोटर में क्यों करते हैं, इसलिए कि हम लोग उसका जो आर्मेचर करंट है, ठीक है, उसको सेफली लिमिट कर सकते हैं। टू रिस्ट्रिक्ट द आर्मेचर करंट एज देर इज अ नो बैक ईएमएफ वाइल स्टार्टिंग, बैक ईएमएफ नहीं होने के कारण इनिशियली हमें आर्मेचर करंट को रिस्ट्रिक्ट करना रहता है एक सेफ वैल्यू तक, इसीलिए हम लोग उसको आर्मेचर स्टार्टर्स का इस्तेमाल करते हैं इन द डीसी मोटर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the terminals of a armature of a DC motor are interchanged, then the action will offer the following kind of braking, ठीक है, अगर हमने टर्मिनल जो है डीसी मोटर के वो इंटरचेंज कर दी, ये काफ़ी फिनोमिना है गाइस, बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से अगर हमने डायरेक्टली टर्मिनल्स ही चेंज कर दिए, तो इनिशियली सडनली अगर हम लोग चेंज करते हैं ऐसा, तो उसको हम लोग उस मेथड को कहते हैं गाइस प्लगिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये डायनामिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं प्लगिंग। इस मेथड में क्या होता है, जो टर्मिनल है सप्लाई वोल्टेज के वो इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस से जो आर्मेचर हमारा कनेक्टेड रहता है ना उसको, ठीक है, उसके जो टर्मिनल्स है वो इंटरचेंज करा दिए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ अ स्टील वायर इन अ ACSR कंडक्टर इज टू, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स कंडक्टर में जो स्टील वायर रहता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ये जो सेंट्रल कोर रहता है ना ये रहता है हमारे पास में स्टील का, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स यहाँ पे सराउंडेड रहते हैं इस तरीके से, ओके, इसका भी फॉर्मूला एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो जो सेंट्रल कोर रहता है वो हमारा स्टील का रहता है, जिसके कारण हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकते हैं, ओके, क्योंकि एल्यूमिनियम से ज़्यादा जो स्टील है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में काफ़ी आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूल सेल्स आर, देखिए फ्यूल सेल्स ये क्या कार्बन सेल होता है, हाइड्रोजन बैटरी, न्यूक्लियर सेल है या फिर क्रोमियम सेल है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, फ्यूल सेल इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आप पढ़ते ही समझ सकते हो गाइस, इसके अंदर जो है फॉसिल फ्यूल जो है हमारा एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वुड मार करके बताना गलत हो सकता है, ठीक है, हालांकि काफ़ी हद तक आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं कि वुड हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर हम लोग सिग्निफिकेंटली बात किया जाए तो विंड और सन तो हमारे रिन्यूएबल है, लेकिन फॉसिल फ्यूल जो है डिप्लेटिंग है, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। Next question is from a uniform light source 300 candle power there exists a plane surface 15 meter below the value of illumination, ठीक है, below the surface below the value of illumination on the plane surface when the luminous flux rays are inclined at an angle of 30 degree to the surface is what, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हमारे वैल्यू पूछे गए द वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द प्लेन सरफेस, ठीक है, when the luminous flux rays are inclined at an angle of 30 degree to the surface, उस केस में हमारा क्या रहेगा। देखिए गाइस, इसमें जो हमारा इल्यूमिनास रहता है, ठीक है, या फिर इल्यूमिनेशन हम लोग बात करते हैं, उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा हमारे पास में इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ लाइट रे, राइट, डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ओके। तो इंटेंसिटी कितना है हमारे पास में, ओके, इसको हम लोग इस तरीके से मार्क करेंगे, E विल बी इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय डी स्क्वायर, राइट। तो इंटेंसिटी कितना है हमारे पास में 300 कैंडल पावर के, ठीक है, 300 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री का बोला गया, ठीक है, कॉस ऑफ 30 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है हमारे पास से 15 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 15 इंटू 15 हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास 1.15 लक्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब देखिए यहाँ पे चीज़ क्या होती है, cos 30, cos 60, cos 90 ये हमें वैल्यूज़ निकालना नहीं आता। इसके लिए मैंने एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करके रखा है कि कितने जल्दी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम लोग किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका भी मैंने सेशन यूट्यूब पर डाल कर रखा है, आप जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मांग सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इल्यूमिनेशन का ही क्वेश्चन पूछा गया गाइस। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। ये लाइट है हमारा 200 कैंडल पावर लैम्प जो है, ठीक है, 200 सीपी का, ठीक है। कितने सरफेस पे हंग है, 4 मीटर पे, एच विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर।
अबव द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर एरिया ऑफ अ 5 मीटर डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर एरिया है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है बताया गया 5 मीटर्स का है, राइट। अब देखिएगा इस कंडीशन में हम लोग और बाकी भी वैल्यूज लिखना शुरू कर देते हैं। ओके, द एलिमिनेशन ऑन द सेंटर ऑफ द एरिया है कि यहाँ पे जो एलिमिनेशन आएगा वो कितना आएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, एलिमिनेशन जो रहेगा ऑन द सर्कुलर एरिया वो हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, ई विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, राइट। फ्लक्स डिवाइड दैट मीन्स कैंडल पावर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डिवाइड बाय ए, राइट। तो ए क्या है, ए है हमारे पास में सर्कुलर एरिया, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू क्या है, सॉलिड एंगल। सीपी क्या है, सीपी है हमारे पास में कैंडल पावर, राइट। तो अब देखिएगा इस केस में हमारे पास में जो एरिया रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला भी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग डायमीटर के कंसिडरेशन में यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, ओमेगा का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे जो सेकंड ओमेगा का वैल्यू है वो रहेगा हमारे पास में ट्वाइस पाई, ठीक है, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, स्टेराडियन। ओके, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हो, आगे मूव ऑन करके अगर एग्जामिनेशन में इतना डेप्थ तक आया तो फिर आप बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डी क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर। अब देखिए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं सारे फॉर्मूलाज को, ये जो 3 फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लगाए, इनसे हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स कैलकुलेट। ठीक है, एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस, अगर हम लोग यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम लोग शुरू करते तो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। डी कितना है हमारे पास में 5 का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू आएगा हमारे पास में 6.25 पाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर। हमने पाई को एज इट इज ही रखा, इसका भी रीजन बताता हूँ। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, 4, हाइट कितना है हमारे पास में 4 मीटर का हाइट है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, d/2 का होल स्क्वायर अगर हम लोग डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो 5 डिवाइड बाय 2 विल बी कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 2.5 का होल स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2.5 होल स्क्वायर। तो इसका जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है ये आएगा हमारे पास 0.484, या फिर हम लोग 0.85 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। या आगे हमारे पास दूसरा वैल्यू ओमेगा का भी वैल्यू हम लोग यहीं पे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस ये कितना है 0.85। ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा गाइस, ठीक है, 0.3 पाई। ठीक है, 0.3 पाई स्टेराडियन। इस केस में हमें इस फार्मूला में, और ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिख के रखा है, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए कैंडल पावर का वैल्यू कितना है हमारे पास में, ठीक है, 200 कैंडल पावर है। ठीक है, 200 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारे पास में 0.3 पाई डिवाइड बाय, और यहाँ पे एरिया का वैल्यू बताया गया हमारे पास में 6.25 पाई मीटर स्क्वायर, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एज इट इज। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल आउट होकर हमारे पास में जो एक्चुअल वैल्यू आता है ये 9.7 लक्स आता है। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, 9.728 लक्स विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, और ये क्वेश्चन जो था ये वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन हमें लगा इस पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेड कलर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, वेवलेंथ के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा बनता ही बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अगर हम लोग देखा जाए रेड कलर की वो रहती है हमारे पास में 7000 ए। ये ए जो बनाया गया है ये एंगस्ट्रॉम हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ जो है मेजर की जाती है एंगस्ट्रॉम में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी जो वेवलेंथ भी है आपको ध्यान में रखना होगा, रेड कलर की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हम बाकी कंपेयर किया जाए। ठीक है, जैसे कि ब्लू वगैरह आता है, ग्रीन आता है, येलो, तो उसका भी मैं आपको टेबल प्रोवाइड करा दूंगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लुमिनस एफिशिएंसी ऑफ अ फ्लोरेसेंट लैम्प इज। ठीक है, फ्लोरेसेंट लैम्प की लुमिनस एफिशिएंसी कितनी है 60 ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प डिपेंड्स अपॉन। देखिए टंगस्टन फिलामेंट आपने देखा होगा बल्ब के अंदर जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का बना रहता है। ओके, इसकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है। तो जो आउटपुट है उस फिलामेंट लैम्प का उसके डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, ठीक है, ना कि साइज शेल पे नहीं डिपेंड करता, उसका टेम्परेचर कितना है फिलामेंट का उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और उसका जो टेम्परेचर रहता है ये अबाउ देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ प्रिसीजन वर्क इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए इल्यूमिनेशन इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। इसके लिए आपको हम ना हमारा एक जो सेशन है यूट्यूब पे इल्यूमिनेशन का वो आप जाके देख लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में उसके फैक्टर्स वगैरह क्या रहते हैं, डेफिनेशंस वगैरह हो गए, या फिर आपको जो इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड कितना है ये हमें पूछा जाता है काफ़ी कबार, प्रिसीजन वर्क के लिए हो गया, ठीक है, पब्लिक एरियाज वगैरह हो गया, ठीक है, ड्राइंग टेबल्स के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और एक ही क्वेश्चन आप इसमें से आसानी से कवर अप कर सकते हो। तो प्रिसीजन वर्क के लिए जो इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड रहता है वो रहता है 500 से लेके 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के बीच में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द कैंडल पावर ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे अगर हमारे कैंडल पावर को कंपेयर करना रहा डिफरेंट सोर्सेज के साथ, तो फोटोमीटर रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस रेडियोमीटर, ब्यूसेन मीटर और कैंडल मीटर नहीं रह सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 3-phase सर्किट ब्रेकर इज रेटेड 2000 MVA 33 kV, व्हाट विल बी द मेकिंग करंट। ठीक है, एक 3-phase सर्किट ब्रेकर है जो रेटेड किया गया है 2000 MVA 33 kV पे, तो हमें पूछा गया मेकिंग करंट कितना रहेगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, जो हमारा इस केस में हम लोग मेकिंग करंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए मेकिंग करंट जो है, ठीक है, मेकिंग करंट जो है, ठीक है, मेकिंग करंट रहता है 2.55 टाइम्स ऑफ द, ठीक है, 2.55 टाइम्स ऑफ द ब्रेकिंग करंट, राइट। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। अब इस केस में हमारे पास ब्रेकिंग करंट भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकिंग करंट को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, मैं फॉर्मूला जहाँ पे अलग अलग तरह से चेंज कर देता हूँ सो दैट आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रख सको। MVA डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय VL, राइट। ओके, MVA डिवाइड बाय √3 इंटू VL, राइट। तो देखिए MVA कितने हमारे पास में 2000 MVA, हम लोग यहीं पे आंसर निकाल लेते हैं। 2000 इंटू 10⁻⁴ हमें 6 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय VL। VL कितना है 33 kV, 33 इंटू 10⁻3। अब देखिएगा कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए होता क्या, हमने जब पता है कि 10⁻, यहाँ पे MVA है, 10⁻ हमें 6 से मल्टीप्लाई करना रहेगा ऊपर से, और नीचे जो हमें 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो अगर आपको बेसिक्स ऑफ इंडाइसिस अगर आपको क्लियर है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में 10⁻3 ही लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे 10⁻3 लिखने से बेटर, क्योंकि माइनस हो जाता है, 10⁻3 आप यहाँ से लिख सकते हो। इस तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है आपकी बढ़ जाएगी और आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका जो आंसर आता है, जो ब्रेकिंग करंट आता है IB का वैल्यू, ये आता है अराउंड 35, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 35 लिख लेते हैं, 35 किलो एम्पियर। किलो एम्पियर किस तरीके से लिखा कि हमने डायरेक्टली 10⁻3 से ही यहाँ पे शिफ्ट अप करा दिया। ओके, तो 2 पॉइंट, अब क्योंकि हमारे पास में आंसर जो है किलो एम्पियर में, इसलिए हमने इस तरीके से किया। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है कि एग्जामिनेशन में पूछा गया और हमें किस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, 2.55 टाइम्स ऑफ 35 अगर हमने किया, ठीक है, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं 70। ठीक है, और इसका 50%, ठीक है, तो 35 एडअप करा दिया इसके तरह। ओके, तो इसके अराउंड जो उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालता है, बन के आता है, वो आता है हमारा, वो आएगा हमारा 89 किलो एम्पियर। यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पे मार्क करके रखा है, ठीक है, बट 89 किलो एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, किलो एम्पियर। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्ट करा देता हूँ। ओके, अब आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बाकी एक्सप्लेनेशन आपका करेक्ट था। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बार ये एग्जामिनेशन में गलत करके आते हैं एस्पिरेंट्स के। सर्किट ब्रेकर जो रहते हैं यूजुअली कब ऑपरेट होता है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट सब ट्रांजिएंट या फिर ट्रांजिएंट, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज करा के आते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग प्रोफाइल देखते हैं अगर हमारे ट्रांजिएंट की, ठीक है, तो इनिशियल जो फेज रहता है, ठीक है, इनिशियल जो फेज रहता है हमारा कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम ही रिलीज करा दूंगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा फेज रहता है इनिशियली, वो रहता है हमारे पास में
सब ट्रांजिएंट, ठीक है। और ये रहता है हमारे पास में ट्रांजिएंट। तो ये जो सब ट्रांजिएंट में इसको ऑपरेट होने के लिए टाइम नहीं मिलता, बेसिकली जो ऑपरेट होता है ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट में ऑपरेट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब यहाँ इसके बाद आपका इसका आंसर गलत मार्क करके मत आना गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको कोर्स के बारे में रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपको ये इतने सारे टॉपिक्स पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है हमारा एक यूनिवर्सल कोर्स बन चुका है गाइस हमारे। अब इसमें सारे टॉपिक्स देख सकते हो, आपके सिलेबस के साथ मैंने हर एक चीज़ें कवर अप कराने की कोशिश की है और यूनिक क्वेश्चन इसके अंदर एडप्ट किए। सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इसके अंदर आपको SSC JEE के लिए और बाकी आपकी JEE के एग्जामिनेशन के लिए भी काम में आता है। ये है हमारा कंप्लीट सुपर MCQ कोर्स UPPCL JEE का, ठीक है। ये देखिए सिर्फ हमने इसके अंदर UPPCL के क्वेश्चन से एडप्ट नहीं करा के रखे या फिर हमने सिर्फ इसके अंदर क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं पढ़ा है। जहाँ जहाँ हमें लगता है इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट के माध्यम से हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझाया। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 399 रुपीज़ की फीस के लिए। 1 साल तक आप इस वीडियोज़ है सारे 28 वीडियोज़, ठीक है, 28 वीडियो आप जाके देख सकते हो अच्छी तरीके से और उसकी प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हो, ओके। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड थियरी है वहाँ पे भी हमने थियरी भी एक्सप्लेन किया और क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जामिनेशन में वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एडअप कराने की कोशिश की। टेबल्स और चार्ट के माध्यम से आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी फास्ट हो जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने सारे इसमें इंक्लूड करके रखे। और जो मेन खासियत बात है कि इसके आपको ई बुक जो है आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए। तो ये वीडियो कोर्स है गाइस, हर एक सेशंस के आप जाके देख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट सेशंस है, बैटरीज हो गए, एलिमिनेशंस हो गए, ये सारे सेशंस हमने इसके अंदर अडैप्ट करा के रखे। इसको आप अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। और इस JEE20 इस कूपन कोड को लगा के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो मात्र 399 रुपीज़ में, ठीक है। ओरिजिनल उसका प्राइस था 500 रुपीज़। तो आप सोच सकते हो सिर्फ 399 रुपीज़ अगर हम लोग मंथली कैलकुलेट किए तो 33 रुपीज़ पर मंथ आते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो 1 रुपये पर दिन के प्रिपरेशन से आप कितना कम अमाउंट में आप इसका कोर्स का लाभ उठा सकते हो और इसको अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नॉन टेक्निकल का भी कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आप कोचिफाई का ऐप डाउनलोड करके इसको ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। सारे सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाल के रखे। आई होप आप इसका जो फायदा है जरूर उठाएंगे और आप इसके वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पब्लिकेशन उस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए आप डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठा के आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छी तरीके से आप करा सकते हो गाइस, ठीक है। कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है, कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा, मैं डेफिनेटली आपको इसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको कोई पूछना है कुछ चीज़ें इसके बारे में तो टेलीग्राम से हमें जुड़ सकते हो, ठीक है, जिसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा देता हूँ, ठीक है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, हम कह रहे हैं हमारे पास में व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का फेल होने का कारण क्या है। देखिए, एक तो ट्रिप सर्किट ओपन रहता है, नहीं तो ट्रिप लैच डिफेक्टिव रहता है, नहीं तो हमारा स्प्रिंग जो है वो भी डिफेक्टिव रहता है। तो तीनों भी कारण हो सकते हैं हमारे सर्किट ब्रेकर के फेलियर के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेशियो ऑफ मेकिंग टू ब्रेकिंग कैपेसिटी फॉर एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज व्हाट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया रेशियो जो है मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, द रेशियो ऑफ मेकिंग टू ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का वो मोर देन 1 ही रहता है, ठीक है। काफ़ी मैं सिंपल सा मैंने बताया था, मेकिंग करंट कितना रहता है गाइस 2.55 टाइम्स ऑफ द ब्रेकिंग करंट रहता है। अब देखिएगा मेकिंग वो लगा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट IB, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होके मोर देन 1 ही आया इसका आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज द आर्क इंटरप्शन इन ऑयल सर्किट ब्रेकर टेक्स प्लेस। आर्क इंटरप्शन ऑयल सर्किट ब्रेकर में कब होता है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, आर्क इंटरप्शन जब होता है जब हमारा कॉन्टैक्ट्स है वो सेपरेट होते हैं, कॉन्टैक्ट्स अपार्ट, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द एमीटर इंडिकेट्स 1 एम्पियर, ठीक है, अगर ये हमारा एमीटर जो है 1 एम्पियर शो कर रहा है और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम्स का, ठीक है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम्स का, तो हमें पूछा गया वैल्यू ऑफ आर वुड बी व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिएगा, देखिए इस केस में जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमारे पास में 1 एम्पियर का सेम करंट हमारा फ्लो हो रहा है इस वोल्ट मीटर से, जिसका इंटर रेजिस्टेंस है, आप ध्यान रखिए इसको ये मत कीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका इंटर रेजिस्टेंस है हमारा 1 किलो ओम्स का वोल्टेज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है पूछा गया, ये अननोन रेजिस्टेंस है, आप इसके क्रॉस में कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा। देखिएगा इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये अगर हमारा टोटल करंट I है तो इसमें से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा करंट को इतना फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। I1 को निकालना है हमें, ठीक है। I1 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻³
ठीक है। जो हमारा अपोजिट रेजिस्टेंस है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके से रहेगा। ओके, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का एडिशन 10⁻³ प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट कितना है हमारा इसमें से जो फ्लो हो रहा है वो है हमारे पास में I। इसमें अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा। अब देखिएगा I का वैल्यू कितना है हमारे पास में, और उससे पहले हमें एक चीज़ पता करनी होगी कि जो हमारा वोल्टेज रहता है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास में, वो जाएगा हमारे पास में I1 मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है, वो वोल्टेज किस तरीके से मेजर करेगा, ये जो करंट है मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है। बट R का जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमें नहीं पता, वही हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन I1 का तो वैल्यू हमने निकाल लिया। वोल्टेज कितना आ जाएगा हमारे पास में 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है जो इंडिकेट कर रहा है हमारा 100 वोल्ट बता रहा है इसके अक्रॉस के, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय I1। अब देखिए सेम जो वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³ प्लस R मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय R। ये R से R कैंसिल मत कर देना, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकल प्रूव करेक्ट नहीं है, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय R, इसको अगर आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें तो R का जो वैल्यू बनता है हमारा 111.11 ओम्स बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई फ्रीक्वेंसी एज अ सिग्नल इज अप्लाइड टू द PMMC इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को एज हाई फ्रीक्वेंसी एज अ सिग्नल हमने अप्लाई करा दिया। अगर हमारा RMS वैल्यू जो है सिग्नल का, AC सिग्नल का 2 वोल्ट का है, तो हमें रीडिंग कितना रहेगा इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, वो हमारा 0 रहेगा गाइस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका कारण बता देता हूँ। अब क्योंकि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है वो सिर्फ DC क्वांटिटी को ही रिस्पॉन्ड करता है, यहाँ पे AC वो मेजर नहीं कर सकता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी किस में रहती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस में रहती है, AC सिग्नल में रहती है। तो वो अगर हमने अप्लाई करा दिया तो रीडिंग कितना रहेगा इंस्ट्रूमेंट का, वो 0 ही रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टू 300 वोल्ट फुल स्केल वोल्टमीटर V1 and V2 having a sensitivity of 100 kilo ohms per volt and the 150 kilo ohms per volt are connected to measure 500 volt as shown in the figure then, ठीक है। जो दो वोल्टमीटर है बताया गया है, ठीक है, 300 वोल्ट के फुल स्केल वोल्टमीटर है V1 और V2, जिसकी सेंसिटिविटी हमारे पास में बताई गई है, ठीक है, वो हमने कनेक्ट करके रखे टू मेजर द 500 वोल्ट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमें कंडीशन बताई गई है। ओके, अब देखिएगा गाइस, इसको हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हैं गाइस। ओके, तो देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास वोल्ट मीटर का, ठीक है, वो हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं। सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन रीडिंग, फुल स्केल रीडिंग, सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय फुल स्केल रीडिंग, राइट। तो इस केस में हमारे पास में जो सेंसिटिविटी रहेंगी वोल्ट मीटर 1 की, वो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, वो हमारे पास ऑलरेडी बताई गई 100 किलो वोल्ट पर किलो ओम्स पर वोल्ट, और V2 का भी हमारे पास बताया गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा V1 का, ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं V1 का, देखिए वोल्ट मीटर ऑफ 1 का रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में 100 मल्टीप्लाइड बाय 300, ठीक है, क्योंकि 100 किलो ओम्स पर वोल्ट है और यहाँ पे वोल्टेज कितना है इसका 300 वोल्ट है, ठीक है, समझ रहे हो आप, ठीक है, किलो ओम्स पर वोल्ट है, इसको अगर हमने वोल्ट में मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ही वैल्यू बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारे पास में 30 मेगा ओम्स, ठीक है, RV1 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम लोग उसका RV2 का भी वैल्यू निकालते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 150 मल्टीप्लाइड बाय 300 विच इज इक्वल्स टू 45 मेगा ओम्स। ओके, अब देखिए गाइस, इस केस में हम लोग वोल्ट मीटर का जो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इसके इंटर रेजिस्टेंस है तो हम लोग इसको वोल्टेज डिवीजन रूल भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास V1 विल बी इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 30 डिवाइड बाय 75, ओके। और V2 का वोल्टेज कितना आ जाएगा, या हमारे पास में इसका वोल्टेज कितना है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज 500 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप उसी का देखिए, यहाँ पे V2 का निकालना है तो यहाँ पे V2 का कितना है हमारे पास 45 डिवाइड बाय 30 प्लस 45 विच इज 75, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है 200 वोल्ट आता है, दूसरे का वोल्टेज आता है 300 वोल्ट, ओके, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब ये हमने क्या कंक्लूड किया कि जो वोल्ट मीटर 1 है रीड करेगा 200 वोल्ट और वोल्ट मीटर 2 जो है रीड करेगा 300 वोल्ट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है।
बढ़ते अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल, इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है काफ़ी रिलायबल है, तो है हमारा रिंग मेन सिस्टम। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस गाइस, इंपॉर्टेंट है। रेडियल, ट्री और ऑल इक्वली रिलायबल ऑप्शन गलत हो जाएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज्ड ऑन अ 132 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन, 132 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसमें से कौन सा इंसुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारा डिस्क टाइप इंसुलेटर गाइस। पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर का जो वोल्टेज लेवल रहता है वो रहता है हमारे पास में 33 kV, ठीक है। एग्जामिनेशन के टाइम आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलग अलग इंसुलेटर्स भी हमने कोर्स के अंदर एक्सप्लेन करा के रखे, अच्छी तरीके से डिटेल डायग्राम में हमने अच्छी तरीके से समझाया गया, ठीक है। डेफिनेटली ज्वाइन करके फायदा उठाइएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस RL इज व्हाट, ठीक है। इस RL से, ठीक है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। फंडामेंटल सा क्वेश्चन है गाइस, इसको आप खुद एज अप्रोच करके देखिएगा, मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो टेलीग्राम पे हमें कम्युनिकेट कीजिएगा, हम लोग सोल्यूशन अपलोड करा देंगे आपके लिए, ठीक है। बट आई होप आप उसको डेफिनेटली आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप मेथोडोलॉजी लगा सकते हो, इसमें से जो करंट फ्लो होना है वो हमें निकालना है। इसका करेक्ट आंसर आता है, आप क्रॉस चेक करने के लिए ध्यान में रख सकते हो, 1/3 एम्पियर आता है। सिंपल है गाइस, कोई भी मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट आर गिवन बाय V इज इक्वल टू 200 sin ओमेगा t प्लस 30। करंट का वैल्यू बताया गया है, ठीक है। वोल्टेज हम लोग लिखते हैं कितना है पर्पस है, 200 sin ऑफ ओमेगा t प्लस 30, ठीक है। करंट का वैल्यू बताया गया वो है हमारे पास में 10 sin ओमेगा t माइनस 60। अब देखिए पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी व्हाट। अब देखिए यहाँ पे प्लस थीटा, जनरली हम लोग क्या जो डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। और ये भी हमारा 5 का वैल्यू होता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में प्लस 30 का और माइनस 60 का। यहाँ पे माइनस 60 है एक साइड में, और यहाँ पे जो है हमारे पास प्लस 60 का, प्लस 30 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है बस माइनस 90 डिग्री का, राइट। तो हमारे पास में जो फाई का वैल्यू अगर हमारे पास माइनस 90 डिग्री है, तो हमारा कॉस फाई का वैल्यू कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में 0। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 125 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है जो लोड की गए, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, ठीक है। इसका लेंथ है 125 किलोमीटर्स का, ओके, राइट। तो 110 किलोवोल्ट से लोड किया गया। अगर हमारा लॉस जो है लाइन का 20 मेगावाट है और लोड जो है वो 175 MVA है, तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा लाइन का, हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया गाइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस केस में हम लोग जो है लोड करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। IL विल बी इक्वल टू कितना MVA है, 175 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 110 किलोवोल्ट 110, ठीक है। इसको 10⁻6 से या फिर 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया MVA और नीचे 10⁻3, तो हम लोग इसको रिपीटेडली लिखते नहीं बेटे, इस तरीके से आपको आदत डालनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.59, ठीक है, इंटू 10⁻3 एम्पियर IL, राइट। तो अब देखिएगा इस करंट से हम लोग इसका जो पूछा क्या गया है रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, इस ड्रॉप से हम लोग निकाल सकते हैं। PL विल बी इक्वल टू I² इंटू R, ओके, I² इंटू R। अब देखिए PL कितना है हमारे पास में, ओके, वो हमारे पास बताया गया है 20 मेगावाट का। 20 इंटू 10⁻6 विल बी इक्वल टू I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.59 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय R, ओके। तब जाके हमारे पास R का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आएगा हमारे पास 7.9 ohms पर फेज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टैरिफ इज मोस्ट आइडियल फॉर द कंज्यूमर, इसमें से कौन सा टैरिफ जो है काफ़ी मोस्ट आइडियल है कंज्यूमर के लिए, तो हमारे पास 3 पार्ट टैरिफ गाइस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 पार्ट टैरिफ को ही दूसरा नाम जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो कौन सा था, डोहार्टी, ठीक है। ये इसका स्पेलिंग है, डोहार्टी टैरिफ करते कहते गाइस। और एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया था, द डोहार्टी टैरिफ इज ऑल्सो नोन एज। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। और ऑप्शन में कहते हैं 1 पार्ट टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ, ठीक है, कम्युलेटिव टैरिफ, इस तरीके से जो भी आपको ऑप्शन देना रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी 3 पार्ट टैरिफ, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइसेस। ठीक है, देखिए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइसेस के लिए हमारे पास में अलग अलग मेथड्स रहते हैं। कैपेसिटर बैंक लगा सकते हैं हम लोग, स्टैटिक वीआर कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे सुटेबल लोकेशन क्या होती है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है पुअर पावर फैक्टर के लिए वहाँ पे लगाए, या फिर रिसीविंग एंड इन केस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, दोनों कंडीशन में हम लोग लगा सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन हालांकि बताएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस, अगर हमारा लोड करंट जो है ट्रांसफार्मर का डिक्रीज होता है तो पावर फैक्टर क्या होगा, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इफ द लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस देन द पावर फैक्टर विल इंक्रीज। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ वेरी सेंसिटिव एंड वाइड स्पीड कंट्रोल द प्रेफरेबल कंट्रोल मेथड इज व्हाट। ठीक है, सेंसिटिव और वाइड स्पीड कंट्रोल के लिए जो प्रेफरेबल कंट्रोल मेथड क्या है, वो हमारी वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन अ 3-फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाटमीटर मेथड, दोनों भी वाटमीटर हमारे आइडेंटिकल रेटिंग है। मैंने आपको बताया था गाइस, एक चार्ट मैंने आपको मेंशन किया था कोर्स के अंदर और रेगुलर सेशन के अंदर। अगर हमारा W1 इज इक्वल टू W2 है तो उस केस में जो हमारा पावर फैक्टर आता है वो आता है, ठीक है, cos phi जो आता है वो आता है यूनिटी का। इस ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एडी करंट डैम्पिंग शुड बी ऑफ। ठीक है, जो एडी करंट डैम्पिंग के द्वारा हम लोग डिस्क यूज करते हैं, द डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एडी करंट डैम्पिंग वो बनाया रहता है बाय कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है इसलिए रिपीटेडली आपको मैं एक्सप्लेन कर देने बैठ रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में। ठीक है, और इसी से आपको अच्छी तरीके से हेल्प भी मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पावर टू मेगर इज प्रोवाइडेड बाय, मैंने ये सेम आपको उसी दिन रेगुलर सेशन के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है हम लोग मेगर किसके लिए यूज किया जाता है, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, चाहे वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो या फिर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। उसके लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका स्पीड रहता है, जो हाथ से ड्रिवन किया जाता है, ये जनरली 150 से लेकर 160 आरपीएम तक रहता है। ठीक है, 160 आरपीएम ये स्पीड पे हम लोग इसको रोटेट करते हैं। इसका जो वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितना रहता है, वो रहता है हमारे पास 50 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट। जी, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ वो भी आप लिखते चलिएगा, एग्जामिनेशन में ऐसे ही एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, देखते हुए हम पर्पस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। द 2 होल्स इन अ डिस्क ऑफ अ एनर्जी मीटर आर ड्रिल्ड एट अपोजिट साइड ऑफ द स्पिंडल टू डैश। 2 होल्स जो है डिस्क ऑफ द एनर्जी मीटर में होल किए जाते हैं, ड्रिल किए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, इसके कारण जो है हमारा क्रीपिंग जो होता है नो लोड पे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। क्रीपिंग क्या होता है, जब हमारा पास, ठीक है, नो लोड कंडीशन रहते हैं जहाँ पे वोल्टेज सिर्फ अप्लाई किया जाता है लेकिन करंट कोई ड्रॉ नहीं होता है, तो इस केस में जो है डिस्क जो एनर्जी मीटर के रोटेट होना शुरू होता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मीटर का रीडिंग है वो हमारा बढ़ते जाता है। ओके, तो इसी को अवॉइड करने के लिए 2 सिमेट्रिकली होल्स को ड्रिल किया जाता है, जिसके कारण क्रीपिंग इस फिनोमेना को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, एनर्जी मीटर में होता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज एंड द फाइनल डिफ्लेक्शन पोजिशन इन दैट टाइम, जब हमारा पॉइंटर है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर बताया था, जो फाइनल डिफ्लेक्शन पॉइंट पोजीशन पे आता है तो उस केस में जो है डैम्पिंग टॉर्क जो है हमारा 0 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स जब ये ऑस्सिलेट होना बंद करके एक फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन पे आता है तो उस केस में डैम्पिंग टॉर्क हमारा 0 लगता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लीड एसिड बैटरी द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। लीड एसिड बैटरी जो है एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर की जाती है। चार्ज आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन नहीं रहेगा। कुछ ऑप्शन जो है आपको लॉजिकली आंसर मार्क करने रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। बताया गया स्टेटमेंट हमें मेंशन किया गया, मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट बताया गया किससे एसोसिएटेड है गाइस, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज। अगर हमारे पास में एयर गैप बढ़ जाती है, ठीक है, बिटवीन स्टेटर और रोटर, तो पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज हो जाता है। काफी सिंपल सा फंडामेंटल इसका अप्रोच है। पावर फैक्टर का क्या रिलेशन होगा, अगर मान लिए स्टेटर और रोटर के बीच में जो है इसका पावर जो एयर गैप हमारा बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या जो है लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस जो है ये हमारा बढ़ जाता है। अगर लीकेज रिएक्टेंस बढ़ा कि हमारा कॉस
पावर फैक्टर घटा, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट्स आर यूजुअली गिवन स्लाइड स्क्यू। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर रहता है उसको स्लाइड स्क्यू किया जाता है एक सर्टेन एंगल के ऊपर। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, वो मैग्नेटिक लॉकिंग जो रहता है स्टेटर और रोटर का, वो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके कारण मैग्नेटिक हेल्म जो है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिक लॉकिंग होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द कंट्रोल स्प्रिंग ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एमीटर इज ब्रोकन। अगर हमारा कंट्रोल स्प्रिंग जो है, ठीक है, एक कंट्रोल स्प्रिंग जो है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का ब्रोकन है, टूट गया है, तो हमें मीटर क्या रेट करेगा, वो मीटर 0 रेट करेंगे गाइस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, अ 5 kVA ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न्स रेशियो N1/N2 विच इज इक्वल टू 10। इंपीडेंस जो है प्राइमरी वाइंडिंग का वो है 3 + j5 ओम्स का, जहाँ पे सेकेंडरी का है 0.5 + j 0.8 ओम्स। तो इंपीडेंस जो रहेगा हमारे पास में ट्रांसफार्मर व्हेन रेफर्ड टू द प्राइमरी विल बी व्हाट। ठीक है, सिंपल है गाइस। ओके, टोटल इंपीडेंस क्या रहेगा, Z1 + Z2। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, N1/N2 इस रेशियो का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, रेफर टू प्राइमरी सेकेंडरी आपको ध्यान में रखना होगा गाइस। ठीक है, सिंपल सही क्वेश्चन है। Z1 का वैल्यू हमारे पास में 3 + j5 है, प्लस Z2 का है हमारे पास में 0.5 + j 0.8 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 10 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसका रेशियो बताया गया N1/N2 का, डायरेक्टली 10 का होल स्क्वायर तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ये रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन में ही दिक्कत जाते थे। ये इसका भी मैंने सेशन डाल के रखा है, आप जाके वॉच कीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट रेक्टेंगुलर टू पोलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर टू पोलर आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जाता है वो आता है हमारे पास 53 + j85 ओम्स। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, द डायरेक्शनल इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। ठीक है, बताया क्या गया है, डायरेक्शनल इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले जो यूज किया जाता है किसके प्रोटेक्शन के लिए, इट इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लेटेस्ट हम लोग कह सकते हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ अ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। देखिए, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट का किसके प्रोपोर्शन लेता है। ठीक है, मूविंग आयन की बात किया जाता था 1/2 I² dl/d∅ ये होता है हमारा इसका। ठीक है, एल क्या होता है इसमें से आप ध्यान में रखिएगा, ये एल होता है इंडक्टेंस। ठीक है, थीटा ये क्या होता है हमारे पास में एंगल। ओके, और आई जो होता है हमारे पास ऑपरेटिंग करंट मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट का। इसलिए हम लोग काफ़ी कबार पे कहते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है स्क्वायर ऑफ करंट होता है करके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है अभी तक आप देख सकते हो गाइस, नोट कर रहे होंगे तो, कि मेजरमेंट इस टॉपिक से ऊपर पूछे गए, तो आप इसको मेजरमेंट टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िएगा जरूर। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क वेट रेशियो रहता है ये हाई रहता है लो रहता है, टॉर्क वेट रेशियो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हाई रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। Next question is the two charges of a equal magnitude are separated by some distance. If the charges are increased by 10% to get the same force between them, उसका सेपरेशन कितना होना चाहिए, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, वो सेपरेशन होना चाहिए हमारा इंक्रीज होना चाहिए 10% से, क्योंकि अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं तो F = क्या होता है, K, ये होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट, Q1 × Q2 / R²। ठीक है, ये होता है इसका। अगर हमारे पास में चार्जेस इंक्रीज कर दिए गए 10% से, ठीक है, तो फोर्स हमें सेम रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो 10% का इंक्रीमेंट करना पड़ता है। अब इस रिलेशन से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो गाइस। ओके, अब देखिएगा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस केस में जो हमारा हो जाएगा F = K × 1.1 टाइम्स बढ़ गया हमारे पास में Q1 × Q2 × 1.1 डिवाइड बाय R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते तो हमारे पास रेशियो बनता है 1/R² विल बी इक्वल टू 1.21 डिवाइड बाय R1 का होल स्क्वायर। राइट, तो हमारे पास जो रेशियो क्या है, R1 विल बी इक्वल टू 1.1 टाइम्स ऑफ R। इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो जो डिस्टेंस है हमें बढ़ाना पड़ेगा 10% से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीसी मोटर इज रनिंग विद अ सर्टन लोड, इफेक्ट ऑफ एडिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर हमारा डीसी मोटर रन हो रहा है कुछ लोड के साथ में, तो अगर हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं शंट फील्ड सर्किट में, तो हमारा जो स्पीड है वो हमारा बढ़ जाएगा टू इंक्रीज द मोटर स्पीड। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको फंडामेंटल न्यूमेरिकल से, फंडामेंटल फॉर्मूले से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
While performing the short circuit test on a transformer, the impressed voltage magnitude is kept constant but the frequency is increased, then the short circuit current will be what? अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, इम्प्रेस्ड वोल्टेज मैग्नीट्यूड अगर हम लोग उसको कांस्टेंट रखा तो, और लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा दी तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा इस केस में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस फंडामेंटल क्वेश्चन था। Next question is, a choke coil of an inductance L series resistance R is shunted by capacitor C. The dynamic impedance of the resonant circuit will be what? Dynamic circuit का dynamic impedance पूछा गया इस resonant circuit का, वो हो जाएगा हमारे पास में L by RC. Option C will be the correct answer in this case. ठीक है, मतलब क्या कहा गया है, हमारे पास में कैपेसिटेंस हमारा पैरेलल में हो जाएगा और यहाँ पे इंडक्ट प्लस और रेजिस्टेंस का कॉम्बो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू कैपेसिटर ईच हैविंग अ कैपेसिटेंस सी एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर जॉइंड इन अ सीरीज। दो कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना रहेगा इन कॉम्बिनेशन का पूछा गया। अब देखिएगा, जब दो कैपेसिटर C1 और C2 हमने पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करके रखे तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनता है, वो आता है C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ओके, अब देखिएगा इस C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C, अब दोनों भी इक्वल है, टू कैपेसिटर हैविंग ईच कैपेसिटेंस C, तो C इंटू C डिवाइड बाय C प्लस C विल बी इक्वल टू 2C। ओके, तो C बाय 2। ओके, और V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों के एडिशन V1 प्लस V2, दोनों भी सेम है इसलिए हम लोग दोनों का एडिशन करेंगे तो 2V इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, C बाय 2 एंड 2V। ओके, सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, सैग ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर व्हेन द स्पैन इज 250 मीटर। अगर हमारा हाइट जो है सपोर्टिंग टावर का वो इंक्रीज करा दिया 25% से तो सैग के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन काफी बार पढ़ा चुका होगा। इस सैग का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, S विल बी इक्वल्स टू WL² अपॉन 8T होता है। ठीक है, अगर हमने इस टावर का डिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, जहाँ पे इसका डिस्टेंस अगर हमने एक सर्टन इससे बढ़ा दिया तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। टी क्या होता है इस केस में, टी जो होता है हमारे पास में वर्किंग टेंशन, एल होता है इसका लेंथ और डब्ल्यू होता है वेट ऑफ द कंडक्टर। तो इसके कारण जो है हमने स्पैन भी बढ़ा दिया, ठीक है, और इसका जो हमारा सैग है वो भी हमारा बताया गया कि 2.5 है। जब हमारा स्पैन 250 मीटर है, मतलब बेसिकली बोला गया कि सैग जो है कंडक्टर का ट्रांसमिशन लाइन का 2.5 मीटर है, जब हमारा इसका स्पैन है 250 मीटर का। दोनों भी टावर की सपोर्टिंग हाइट हमने चेंज कर दी, चाहे जितनी कर दो तो उसका जो 25% से करो 50% से करो तो जो सैग है वो उतना के उतना ही रहने वाला है। इट विल बी रिमेन अनचेंज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसपोजिशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज डन ड्यू टू। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज डन टू बैलेंस द वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ट्रांसपोजिशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप को हमें बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये होता है ट्रांसमिशन लाइन को फेजेस का इंटरचेंज करते हैं एक सर्टेन पॉइंट के बाद में। ठीक है, इस तरीके से समवॉट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीजेस परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप। अगर हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है तो परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप है ये हमारा इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन VI cos ऑफ फाई। ठीक है, तो W को भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, हो जाएगा I² इंटू R। तो इसमें क्या हो जाएगा, P अपॉन VI cos ऑफ फाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। तो परसेंटेज इंक्रीज ड्रॉप भी हमारा इंक्रीज हो जाता है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द वोल्टेज अक्रॉस 500 इनपुट सर्किट ऑफ एन एम्पलीफायर इज 6 वोल्ट एंड द आउटपुट इज 30 वोल्ट अक्रॉस द 500 ohms लोड, व्हाट विल द डेसिबल गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, गेन की अगर हम लोग बात किया जाए तो इसका जो रेशियो बनता है वो आता है गाइस, वो हमारा V0 डिवाइड बाय Vin। ठीक है, V0 डिवाइड बाय Vin। और गेन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, गेन विल बी इक्वल टू 20 लॉग गेन, राइट, 20 लॉग गेन। तो जो गेन का वैल्यू आएगा V0 अपॉन Vin, ठीक है, वो कितना है, V0 हमारे पास में 30 वोल्ट है और हम Vin है हमारे पास में 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास में 5। ओके, ये आ गया हमारे पास में गेन। तो गेन इन डेसिबल अगर हम लोग बात करते हैं, डेसिबल की बात करते हैं तो 20 लॉग 5 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 13.98 डेसिबल्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैविंग अ हाईएस्ट पावर फैक्टर। देखिए हाईएस्ट पावर फैक्टर वो आ रही थी हमारे पास कैपेसिटर रन टाइप ऑफ मोटर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाए, काफी कबार एग्जामिनेशन में पूछा गया था गाइस। ओके, कैपेसिटर स्टार्ट में हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क रहता है और कैपेसिटर रन मोटर में हाईएस्ट पावर फैक्टर रहता है। ओके, due to that additional capacitor. Next question is, a 10 milliampere ammeter has a resistance of 50 ohms and it has a converted to a 1 ampere ammeter। ठीक है, एक 10 मिली एम्पियर का एमीटर है, ठीक है,
जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम्स का, उसको हमें कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स मीटर का एक्सटेंशन करना है हमें, तो 1 एम्पियर तक वो मेजर करना चाहिए। तो शंट हम लोग कितने वैल्यू का लगाएंगे, तो जो शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू निकालता गया जिसको हम लोग RSH करते हैं, काफ़ी कई बार एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, वो होता है हमारे पास RM डिवाइड बाय I/IM-1, ठीक है। मीटर रेजिस्टेंस कितना है गाइस, 50 ओम्स का है। आई का वैल्यू कितना है हमारे पास में, ठीक है, वो है हमारे पास में 1000, ठीक है। 1000 मिली एम्पियर हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग अल्टीमेटली वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर, ठीक है, -1। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तब जाके हमारे पास में जो वैल्यू आता है 0.505 ओम्स, ठीक है। तो इससे आपने क्या नोटिस किया कि इसका जो वैल्यू आता है, लो शंट का जो वैल्यू आता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, ठीक है। जितना चाहे लो हो शंट रेजिस्टेंस वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो शंट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एमीटर का जो एक्सटेंशन, एमीटर का जो वैल्यू है उसको हम लोग रेंज का एक्सटेंशन करने के लिए उसके हमारे पास में पैरेलल में हम लोग शंट का वैल्यू जो है शंट जो है हम लोग कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास वोल्टमीटर का रेंज एक्सटेंड करना है तो हम लोग उसे सीरीज में मल्टीप्लाई कनेक्ट करते हैं, मल्टीप्लायर का जो वैल्यू रहता है वो हाई रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द शंट। अगर एमीटर का हमें रेंज एक्सटेंड करना होगा तो हम लोग उसके पैरेलल में लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, और इसका कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। The next question is a 0 to 5 ampere PMC ammeter does not have any controlling mechanism। अगर उसमें हमने करंट फ्लो करा दिया 2 एम्पियर DC का, वो पास करा दिया कॉइल से, रीडिंग शोन बाय द मीटर वुड बी फ्रिक्शनल अपोजिशन, ठीक है। उसमें पूछा गया कि रीडिंग कितना आएगा उस केस में, फ्रिक्शनल अपोजिशन इज ओवरकम बाय द टॉर्क प्रोड्यूस, तो उस केस में जो है रीडिंग 5 एम्पियर ही आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस आप फंडामेंटल सोच के रखिएगा, जब हमारे पास फ्रिक्शनल अपोजिशन ही ओवरकम किया गया टॉर्क के द्वारा, ठीक है, तो उस केस में रीडिंग कितना आएगा, 5 एम्पियर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सॉर्प्शन ऑफ अ सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ सरफेस ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, सोलर रेडिएशन पे जो सोलर रेडिएशन रहता है उसका एब्सॉर्प्शन जो होता है अर्थ सरफेस पे किसके कारण होता है, ओजोन के कारण होता है गाइस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट कितना होता है सोलर सेल का, ठीक है, सोलर सेल की बात की गई वो होता है इन द रेंज ऑफ वैट्स, ठीक है, 1 वाट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दिस 5 वाट 10 वाट मार्क करके मत आना, गलत हो जाएगा। अगर हम सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो 0.45 वोल्ट तक भी एज लो एज रह सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टोटल सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम लोग पायरेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एनोमीटर एयर के लिए होता है, पायरेलियोमीटर नहीं होता है, या हाइग्रोमीटर भी नहीं होगा। सोलर रेडिएशन को हम लोग पायरेनोमीटर का इस्तेमाल करके रेडिएशन मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर इन ऑफ अ 3 फेज लाइन इज 6 माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस ऑफ द ईच कंडक्टर टू द न्यूट्रल विल बी व्हाट, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे बताया गया है कैपेसिटेंस है 2 कंडक्टर के बीच में 3 फेज लाइन का 6 माइक्रोफैरड का है, तो कैपेसिटेंस जो रहेगा ईच कंडक्टर टू द न्यूट्रल वो कितना रहेगा गाइस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए गाइस हर एक कंडक्टर का हम लोग कह सकते हैं CAN, ठीक है, CAN, CBN, CCN, ठीक है, तो वो कितना रहेगा ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाइड बाय CAB, ठीक है, बिटवीन 2। तो अगर हमारे पास में CAB का वैल्यू बताया गया 6 है, ठीक है, तो CAN या फिर CBN हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू 2 into 6, ओके, 12 माइक्रोफैरड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is for which reason mentioned below does the electric supply company wants to improve the power factor, किसके कारण की वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत रहती है, या फिर अगर हमारा जितना ज़्यादा पावर फैक्टर हाई रहेगा उतना ही ज़्यादा हम लोग इफेक्टिव करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल अप्रोच रहता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंसिटिविटी है वोल्टमीटर की किस में एक्सप्रेस की जाती है। अगर आपने क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा तो उसके अंदर मैंने यूनिट भी बताया था, यूनिट से ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसी से आंसर आप निकाल सकते हो अगर आप कंफ्यूज होते तो। ओम्स पर वोल्ट में हम लोग सेंसिटिविटी मेजर करते हैं वोल्टमीटर की, राइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज द बेस्ट एक्यूरेसी, इसमें से कौन सी मीटर की एक्यूरेसी बेस्ट रहती है, वो है हमारे पास मूविंग कॉइल मीटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, फंडामेंटल का क्वेश्चन था, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज एन आइडियल फिल्टर इज वन विच, एक आइडियल फिल्टर जो है वो जो होता है जीरो अटेन्यूएट्स इन अ पास बैंड, पास बैंड में वो जीरो अटेन्यूएशन परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइडियल
फिल्टर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये थे गाइस हमारे 100 क्वेश्चन, मैंने काफ़ी क्विकली आपको अच्छी तरीके से समझाया, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आएगा। अगर आपको सेशन समझ में आए तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे दूसरे चैनल कोचिफाई पे भी आप पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहेगा सो दैट इंटरेक्टिव डिस्कशन आपके साथ करते रहे। जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रीवियस सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके वो भी सेशन देख सकते हो। सो आई होप आपको सेशन समझ में आएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन गाइस, मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।